देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम सबको सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस और नियम कानूनों का पालन करना चाहिए, जैसे समय समय पर हाथों को अच्छे से धोना, सैनिटाइज करना, मास्क को अच्छे से पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, आसपास साफ सफाई रखना। यदि हम सरकार के नियमों का सही से पालन करेंगे तो कोरोना के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। वैसे तो आप सभी कोरोना को हराने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं और जरूरी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या जरूरी कदम हैं जो आप यदि समय पर लेते हैं तो कोरोना से बचा जा सकता है? आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। अगर आपके मन में भी कोरोना को लेकर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी, तो डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी से दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की, हालांकि अभी आवाज नहीं आ पा रही थी। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सवालों का जवाब देंगे जो लोगों की तरफ से अक्सर उठाए जाते हैं। तो कोरोना के आंकड़े आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 16,116 मौतें हरियाणा में अभी तक दर्ज की गई हैं कोविड काल में। हरियाणा में 22.80% पॉजिटिविटी रेट हो चुकी है अब। और रिकवरी रेट की बात की जाए तो 92.41% है। 7,91,149 लोग अभी तक रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 9,204 केस मिले। अगर बात करें जिलावार आंकड़ों की हरियाणा में जी, और हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है सर, जिस तरह से कोरोना के मामलों में अभी हाल ही के दिनों में बीते 24 घंटों की बात करें तो कहीं ना कहीं कमी दर्ज की गई है। क्या इसे राहत के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर जल्दबाजी होगी राहत कहना इसे अभी? देखिए सर, एक्चुअली क्या है जब भी वायरस के इस तरीके के बदलते स्ट्रेन में हम ये पैटर्न देखते हैं तो एक जब इसे अभी हमें राहत के तौर पे देखना थोड़ा जल्दी होगा जी, क्योंकि हम जो एक वेव का पैटर्न होता है वायरस का, जैसे म्यूटेशन का स्ट्रेन पैटर्न चेंज होता है तो हम वायरस का इनिशियली जो रेप्लिकेशन फेज होता है जिसमें हम देखते हैं केसेस में जो बढ़ोतरी होती है, केसेस का काउंट बढ़ जाते हैं और उस कुछ राहत कहने के लिए एक जो प्लेटू होता है, प्लेटू का जो हम ग्राफ में इसकी बात करें, न्यूमेरिकल ग्राफ में जो प्लेटू फेज देखते हैं उसमें एटलीस्ट एक स्टैटिक पैटर्न दिखना चाहिए। अभी फिलहाल मुंबई और दिल्ली से हमें कुछ राहत की खबरें मिल रही है, लेकिन इस तरीके से कि वेव कम होती जा रही है या हमें राहत मिल रही है, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो। यानी जिस तरह से सावधानियां बरतने को लेकर लगातार विशेषज्ञ और सरकार अपील कर रही लोगों से, उन्हें सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है। अगर लोगों की लापरवाही की बात करें डॉक्टर, तो जिस तरह से कई जगहों पर देखा यह जाता है कि लापरवाही काफी ज्यादा लोग करते हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। ऐसे में ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है? सर, पता है क्या है कि जैसे केसेस हम देख रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं केसेस, तो नंबर ऑफ काउंट्स हमने ये बात पहले से ही पता थी, जो हमारे पास यूरोप का और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो डेटा है, यूनाइटेड स्टेट का और बाकी जगह का, कि अब हमारे पास लगभग 2,70,000 केसेस पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमारे देश जैसे जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे कि आज जो हरियाणा का डेटा है उसमें 9,000 पॉजिटिव केसेस है और 12 या 13 लोगों की कल डेथ हुई है। तो डेथ रेट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये डेथ रेट अलार्मिंग, और यही बोला गया था लगभग कि 20 जनवरी के आसपास ये डेथ रेट बढ़ने से रिस्क और खतरा बढ़ेगा,
क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन इसमें यंगर पॉपुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफ फील की जा सकती है, लेकिन जो हायर एज ग्रुप है, जो 60+ है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ है, जिनका किसी और बीमारियों के लिए इलाज चल रहा है, उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। जब भी आपका वायरल लोड बढ़ेगा, आपके ये इन्फेक्टिविटी एपिसोड्स बढ़ेंगे, केस लोड बढ़ेगा, तो सबसे पहले तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि जो हमारे घर के सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे आसपास रहने वाले वृद्ध लोग हैं, जिनका किसी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है, उनका वैक्सीनेशन जरूर होना चाहिए। दूसरा, उनको हेल्थ प्रिकॉशंस थोड़ा और एक्स्ट्रा रखने चाहिए, इवन मास्क का मैक्सिमम प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर वो बाहर जाते हैं, और जो हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में बताते हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन है या बाकी जो एडवाइसेस हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो इन द टर्म्स ऑफ कि उनको अपनी दवाइयां रेगुलर लेनी है, उनको अपना मेडिसिन के अलावा जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स की कुछ मेडिसिन हम मेडिकल ग्राउंड्स पे एडवाइस करते हैं, तो उनके लिए प्रिकॉशन ज्यादा लेनी है। बिल्कुल, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर संदीप जी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कोरोना का खतरा अभी कहीं नहीं गया है। मामलों में भले ही कुछ हद तक कमी देखी गई हो दिल्ली मुंबई में, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बरकरार है। डॉक्टर, हमारे साथ हमारे पहले दर्शक मोहन जुड़ गए हैं महम से। मोहन, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम पहले मान के चल रहे थे, जैसे खबरों में भी आ रहा था कि जो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में पीक पे होगी। बट अब जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना की केसेस कम होने लगे, तो हम क्या माने ये पीक आ चुका है और वो केसेस अब धीरे धीरे तीसरी लहर खत्म होने की कगार पे है? इनका क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल अभी बात जो की है उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से मामलों में लगातार बढ़ोतरी बीते दिनों देखी गई, हालांकि बीते 24 घंटे में पहले के मुकाबले कुछ फीसदी कम केस दर्ज किए गए हैं, तो क्या अब माना जा सकता है कि पीक कोरोना की तीसरी लहर की है वो निकल चुकी है क्या? सर, अभी मैंने पहले भी कहा कि ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हमारे जो एपिडेमियोलॉजिकल जो डेटा था, जो हमारी प्रिडिक्शन थी, वो ये थी कि ये केसेस जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है, और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन से हम पॉजिटिव होने से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन जरूर बहुत जरूरी है टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट सीरियस ना हो और उनको आगे जान का खतरा ना हो, उनका हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम हो, उनको कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स कम हो जाए। तो वैक्सीनेशन जरूरी था, लेकिन पॉजिटिव होना, क्योंकि सब जैसा ये पुरानी बात है कि इस वाले स्ट्रेन में इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, 3.5 गुना इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो केसेस ज्यादा पॉजिटिव होंगे। आपने डेल्टा में ही देखा, डेल्टा वेव या अल्फा वेव में इतने सारे केसेस पॉजिटिव थे। तो अभी जो 2,70,000 का डेटा है, एक प्रिडिक्शन बीच में ये भी रखी गई थी कि 4 से 5 लाख केसेस पर डे पॉजिटिव आ सकते हैं। तो बीच में ये अगर ये नेगेटिव स्पाइक्स हैं, ये केस कुछ कम हुए हैं, अभी कुछ कहना जल्दी हो जाएगा। और एक प्लेटो को जो हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में या प्लेटो का हम वेट कर रहे हैं, ये चीज कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। हमें अभी कुछ दिन और चाहिए होंगे सेफली कुछ भी बताने के लिए, लेकिन अपने प्रिकॉशंस और अपनी केयर ये चीजें बना के रखनी जरूरी है। मुझे लगता है अभी कम से कम हमें 1 महीने बहुत ही अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। बिल्कुल, अगला 1 महीना बहुत संवेदनशील है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है कोरोना से बचने के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक गुरदासपुर से हमारे साथ अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर, मेरी वाइफ है जो वो ब्लड कैंसर की पेशेंट रही है। जी, हेलो जी। तो अभी उनका ट्रीटमेंट बंद हुआ है, तो हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनका। तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि वो इतनी भयानक बीमारी के साथ लड़के बाहर निकली है, तो वैक्सीनेशन करवाएं कि या ना करवाएं उनका? वैक्सीनेशन से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं मेरे? जी, डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि ब्लड कैंसर से पीड़ित रहे हैं अब उनका सवाल यह है कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, क्या अब वैक्सीन लगवा सकते हैं वो? देखिए, जब हमने वैक्सीनेशन के लिए बात की थी गवर्नमेंट के कैंपेनिंग प्रोग्राम में, हमने कुछ बातों पे हाईलाइट किया था
कि रादर वैक्सीनेशन के लिए नहीं वाला फैक्टर तो था ही नहीं। और जो हमारे पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम है, चाहे वो किडनी के लिए उनका डायलिसिस होता है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जैसे इन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर है या किसी भी कैंसर का, ये ज्यादा अच्छे कैंडिडेट है। एक ही क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको खून पतला करने की कोई ऐसी दवाइयां हैवी डोज में चल रही हो, तो जिनके लिए हम वैक्सीनेशन को सोचे, तो वैक्सीनेशन लगवाना एक अनिवार्य है, इनके लिए लगवाना चाहिए। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। इसको इसकी जरूरत को इनको समझना पड़ेगा और वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अगर नहीं करवाया तो कभी भी, क्योंकि अभी थर्ड वेव से हम गुजर रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक जो अंडर एनालिसिस है, अंडर स्टडी है। क्योंकि आप जैसे देखते होंगे बीच बीच में बातें आती हैं, कभी ओमिक्रॉन है, कभी IHU फ्रांस का स्ट्रेन है, IHU के बारे में कुछ है बातें, बीच में डेल्टा क्रॉन की बातें आई कि डेल्टा क्रॉन है, फिर ये बातें हुई कि डेल्टा क्रॉन एक लैब मिक्सिंग हुई, उस वो वेरिएंट है। तो अभी हम लोग एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं और वैक्सीनेशन इसकी एक रिक्वायरमेंट है, एक जरूरत है। बिल्कुल। और आप भी, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो 01143214321 पर कॉल करके अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, कोविड से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में अगर हो तो। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने बात की, ब्लड कैंसर से पीड़ित शख्स हैं, अब वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जिस तरह से लोग पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको किस तरह से सावधानियां ज्यादा बरतने की जरूरत है इस कोविड की लहर में? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जो लोग पुरानी बीमारियों से ग्रसित है उनको क्या एक्स्ट्रा केयर रखना चाहिए। देखो अभी क्या है कि हमने जो इस कोविड से जूझते हुए हमें करीब 2 साल का टाइम हो चुका है और हम कई बार इस बेसिक जो है ना टीचिंग को दे चुके हैं। प्रिकॉशंस लगभग सेम ही रहती हैं। आप एक बीच में जो है ना, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको घबराना नहीं है, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक एपिसोड नहीं होने चाहिए। इम्यूनिटी हमारे शरीर की बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इन 3 बातों पे गवर्न करती है। आपको हमारे शरीर की आर्मी को हमें इंटैक्ट बनाए रखना है, फोर्सफुल बनाए रखना है। किसी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर की आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। आर्मी यानी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए जो कहा जाता है, एक बेसिक सी बात है, कोई साइंस की बात नहीं है, कि रात को एक परफेक्ट स्लीप हो, एक अच्छी नींद ले, ठीक है, एक मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट मतलब ज्यादा नहीं करनी एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं, लेकिन एक 5 मिनट की रूटीन एक्सरसाइज भी आपको एक सफिशिएंट इम्यून बैकअप दे सकती है। इसके अलावा एक बैलेंस डाइट, बैलेंस इम्यूनोजेनिक डाइट, कहते हैं कि आप थोड़ा सा खाने में प्रोटीन का ध्यान रखें, एक रेगुलर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जी। मतलब मैं इन चीजों को कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जैसे पहले बोला जाता था कि जैसे घरों में, हर घर में काढ़ा बन रहा है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां जो ऑफ लेवल चल रहे हैं, इन चीजों के बारे में हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जनरल बातें हैं कि आप एक अच्छी नींद लीजिए, एक रेगुलर अपना शेड्यूल बना के व्यायाम कीजिए, डाइट का ध्यान रखिए। इसके अलावा 1-2 इम्यूनिटी बूस्टर जो बेसिक से जिंक और विटामिन वगैरह ऑनगोइंग फेज है, आप ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी चीज का अगर दवाई चलती है उसका मेंटेन जरूर करें। जैसे अगर आप डायबिटिक है तो उसका शुगर कंट्रोल बनाए रखना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप अपनी बीपी की दवाइयों को रेगुलरली ले, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। अगर आप बीच में किसी भी तरीके की और परेशानी से जूझते हैं, आपको बुखार आता है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई और भी परेशानी होती है, तो अपना टेस्टिंग कराएं, चिकित्सक से सलाह जरूर ले। वो चाहे आपको जांच में ब्लड टेस्ट हो सकता है या संबंधित में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कुछ भी है, आप उस चीज के लिए थोड़ा आगे बढ़ के अपनी जांच कराएं और बिल्कुल भी झिझके नहीं। अब कोविड जैसी बीमारी कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। आप अपने बारे में जांच करा के आगे बढ़ के इलाज कराएं और अपनी केयर करें। बिल्कुल, केयर करना जरूरी है कोरोना से अगर बचना है तो। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ राजस्थान से हमारे अगले दर्शक विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? हेलो जी विक्रम, क्या सवाल है आपका? अब की बार जो कोविड आ रहा है उसमें क्या स्टेरॉइड देने का कुछ रोल है क्या? विक्रम, आप एक बार फिर से अपने सवाल को दोहराएंगे? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अब की बार जो कोविड आया है इसमें भी स्टेरॉइड देना पड़ रहा है कि मरीजों को? मैं एक प्रश्न समझना चाहूंगा एक बार दोबारा।
लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 01143214321 पर कॉल करें। आपके मन में जो भी सवाल है उसे आप अब पूछ सकते हैं। और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? मेरा सर से यही सवाल है कि अभी जैसे पिछले 2 दिन में थोड़े से कम हुए हैं केस, क्या ये टेस्टिंग कम होने की वजह से हुआ है कि या फिर पीक अब धीरे धीरे कम हो रही है? काफी रेलेवेंट सवाल पूछा है मैंने जी। देखिए, पता क्या है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि टेस्टिंग कम वाला तो अभी मैं नहीं मान सकता कि हमें टेस्टिंग कम हो रही है। टेस्टिंग के लिए हमें जो पेशेंट सिम्टोमेटिक है हम लोग अपने क्लिनिक्स में देखते हैं या गवर्नमेंट सेंटर्स में भी अभी लोग ओपन है टेस्ट कराने के लिए। एक हैवी टेस्टिंग चल रही है और अब किट्स की कोई परेशानी नहीं है। एंटीजन टेस्ट लोग घरों में भी चेक कर रहे हैं, तो टेस्टिंग का लोड तो अभी नहीं कम माना जा सकता। हाँ, ये बीच में जब भी इन्फेक्टिविटी का एपिसोड होता है, जैसे अभी थोड़ा हमने रिस्ट्रेन किया, कुछ केसेस पे चेक लग जाता है, गवर्नमेंट ने टाइम रहते ना जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वीकेंड पे लगाई। ओवरऑल ये रहता है कि जब तक हमें इस बारे में ये कहना कि हम ये जो पीक है हम क्या उस पीक पे पहुंच गए हैं या पीक से डिक्लाइनिंग फेज में आ गए हैं, इसे कहने के लिए कुछ एक निश्चित समय अंतराल चाहिए होता है। 2 या 3 दिन के अगर ये डिक्लाइनिंग फेजेस हैं या नेगेटिव स्पाइक्स हैं, इनको हम रिसेशन या डिसीडिंग ऑफ द डिसीजिंग ऑफ द स्पाइक नहीं बोल सकते। कहने के लिए हमें एक रीजनेबल इंटरवल चाहिए होता है। 10-20 हजार केस कम होने से अभी कुछ कहना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन जो थी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में थोड़ी ज्यादा केसेस की थी जो पीक में देखे जाने चाहिए थे। 4 से 5 लाख 6 लाख केसेस तक आ सकते थे। अभी हम ये अंडर ऑब्जर्वेशन चीजें चल रही है। मेट्रोपॉलिटन में 2-3 जगह केसेस में थोड़ा केसेस कम दर्ज जरूर किए हैं। अभी इस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं हो सकते और अपनी एट द एंड ये सबसे जरूरी है कि अपने प्रिकॉशंस बनाए रखें और अभी टाइम दें कुछ पक्का कहने के लिए या कुछ फर्म आइडिया में इसके लिए बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ओमिक्रॉन की तीसरी लहर की वजह से देखा यह जा रहा है कि जो बीमार हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं तीसरी लहर में, उनमें हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो क्या यही कारण है कि लोगों में लापरवाही कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है 2,70,000 मामले दर्ज किए जाने के बावजूद भी? नहीं, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं वो जो है उनमें ये बीमारी बहुत सीवियर या गंभीर रूप से अफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर वो 2.5% हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ परसेंटेज है जो आईसीयू में ऑक्सीजन पे, कुछ वेंटिलेटर्स पे। हमें बेसिकली टारगेट ग्रुप को थोड़ा प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट में ये हो सकता है जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो, जिनको पहले से भी या फिर कोविड का कोई ट्रीटमेंट रहा हो, और जिनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो। जब आप इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर उसका एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज अफेक्ट होकर हॉस्पिटलाइज हो जाता है, चाहे वो पहले से थोड़ा कम ही हो, तो भी हमारे हॉस्पिटल्स पे, हमारे देश पे, हमारे सारी जनता पे बहुत लोड आता है। जरूरी नहीं है कि अगर फैमिली में कोई छोटा बच्चा है वो उसको दिक्कत आ सकती है, कोई ओल्ड एज पेशेंट है उसको दिक्कत आ सकती है, यंग पेशेंट हो सकता है कि बेटर तरीके से निकल आए। तो इस टाइम हमें गंभीर रहने की जरूरत है, ना कि इस बात को ये सोचने की कि कम एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन कम होना अभी कोई इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी फुल ब्लोन स्टेज हो सकता है कि हमें काफी गंभीर रूप से देखनी पड़े। हाँ, ये बात सही है कि जो हमने डेल्टा में के टाइम में इसकी विरुलेंसी देखी थी, बीमारी की जो गंभीरता देखी थी, वो नंबर ऑफ पेशेंट पहले से कम है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट सोसाइटी पे अभी भी बहुत ज्यादा है। और हमें इस चीज को थोड़ा सा अभी ऑब्जर्वेशन में रखना है और अपने प्रिकॉशंस पूरी लेते रहना है। बिल्कुल, खतरा अभी भी लगातार बरकरार है, ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा यह भी जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, कई राज्यों से इस तरह की खबरें हैं, चाहे बात दिल्ली की हो या फिर हरियाणा की बात हो, बच्चों में संक्रमण काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है। क्या कारण समझते हैं कि बच्चों में संक्रमण बच्चों में ज्यादा तेजी से हो रहा है? देखिए, क्या है कि ना बच्चों में जैसे हम अभी अलग अलग वायरल स्ट्रेन में ये प्रिपॉन्डरेंस है कि वायरस की जो है जो फैलने का तरीका है, इम्यूनिटी का जो तरीका है, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के थ्रू होता है। तो अभी एक जो अफेक्टेड ग्रुप था, जो यंगर अडल्ट एज ग्रुप में, मिडिल एज ग्रुप में, वो ऑलरेडी काफी हद तक
वैक्सीनेटेड था काफी हद तक, उसमें इम्यूनिटी थी क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्ट भी हो चुके थे। ठीक है जी। तो अभी जो वायरस स्ट्रेन है उसमें जो अटैचमेंट है वो एक कि बच्चे वैक्सीनेटेड ऑलरेडी नहीं थे पहले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरा आप बिल्कुल बच्चों में जिस तरह से संक्रमण है उसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं और हमारे साथ हम इस बीच अंबाला से हमारे अगले दर्शक गुरुनाम जुड़ गए हैं। गुरुनाम, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? तो लगता है कॉल कट गया है। आप भी कॉल कर सकते हैं 01143214321 पर कॉल कर सवाल ले सकते हैं आप। और हमारे साथ विक्रम, हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं। विक्रम, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? सर विक्रांत जी सर, अब की बार भी पिछली तरह के स्टेरॉइड लेना पड़ रहा है क्या पेशेंटों को? विक्रम, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि पिछली बार की तरह अब की बार इस थर्ड वेव में भी क्या पेशेंटों को स्टेरॉइड देना पड़ रहा है? डॉक्टर साहब, सवाल इनका यही है कि जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर में काफी ज्यादा मरीजों को स्टेरॉइड दिया जा रहा था, काफी विशेषज्ञ भी इस बात पर जोर दे रहे थे, क्या तीसरी लहर में भी कुछ इस तरह की स्थिति देखी जा रही है? देखिए क्या है कि डिपेंड करता है हम किस टाइप के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक नॉर्मल पेशेंट है, यंग एडल्ट है जो वैक्सीनेटेड है, उनके सिम्टम फीवर और जो कॉमन फ्लू से रिलेटेड है या बॉडी वीकनेस है, उनमें स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो पेशेंट जो सांस के मरीज हैं, जैसे दमे के मरीज हैं या जिनको पहले से गठिया की दिक्कत चल रही है या किसी और वजह से जो एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और ये अभी लास्ट 3-4 दिनों में जिनका पहले से किसी बीमारी के लिए, सांस की बीमारी के लिए, अस्थमा के लिए, दमे के लिए, टीबी के लिए इलाज है, ऐसे मरीज ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। तो उनको जहाँ पर सांस में दिक्कत हो जाए, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वहां हमें स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमें कई बार देना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज है जिसमें हमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पर हम स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहां हम नॉर्मल तरीके से जो किसी भी कॉमन वायरल इलनेसेस का इलाज होता है, एक प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक और जो इम्यूनिटी के लिए कुछ मेडिसिन, उस तरीके से चल रहा है। उसमें उन केसेस में हम स्टेरॉइड नहीं दे रहे। बिल्कुल, तो इस बार उतनी जरूरत नहीं पड़ रही जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में देखा गया था। डॉक्टर साहब, एक बड़ा चिंता का विषय यह भी है कि तीसरी लहर में जिस तरह से जो संक्रमण की दर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। एक शख्स कई लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, कई राज्यों में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं। अगर यही रफ्तार आगे भी बरकरार रहती है तो किस तरह से मुश्किलें हम सभी के सामने खड़ी हो सकती हैं? देखिए क्या है कि मुश्किल तो हम ये बात पहले से एंटीसिपेटेड थी कि इस वाली थर्ड वेव में इसमें ओमिक्रॉन का स्प्रेड ज्यादा रहेगा। सबसे पहले है स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि और वायरल लोड ये चीजें ज्यादा रहेंगी। और इस चीज को रोका तो नहीं जा सकता था कि हर एक देश में, हर एक पूरे वर्ल्ड में हमें सारी चीजें देखने को मिली है। और आपकी बात बिल्कुल सही है ये, और क्योंकि इन्फेक्टिविटी ज्यादा है इसीलिए टाइमली गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक रहा है कि वैक्सीनेट करने, बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन जो दिया गया है, और ऑलरेडी डबल डोज वैक्सीनेटेड पहले ही थे और बहुत सारे लोग अफेक्टेड भी थे। तो ये स्प्रेड ज्यादा है, इफेक्टिविटी ज्यादा है, तो स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस हैवी वायरल लोड की वजह से पॉजिटिविटी रेट हमारा नॉर्मल लोगों से ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। अब बेसिक तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, बस ये है कि टाइमली अपना जो ट्रीटमेंट, जो आइडियल प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है, जो इलाज से संबंधित बातें हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छे रखने वाली बातें हैं, उन्हीं चीजों को फॉलो किया जा सकता है। और जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है, चाहे वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टरों में संक्रमण हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन ट्रीटमेंट के जरिए उपचार हो रहा है। और हमारे साथ दिल्ली से हमारी अगली दर्शक सुधा जुड़ गई हैं। सुधा, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं दिल्ली से सुधा बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि पिछले दूसरी लहर में मेरी भाभी कोरोना पॉजिटिव हुई थी और
उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, सांस की भी दिक्कत हो रही थी उस समय। तो अब तो फिलहाल वो ठीक है, लेकिन उन्हें बीच बीच में कभी कभी सांस फूलने की समस्या होती है और जुकाम खांसी लगातार बना रहता है और जोड़ों में दर्द, बाल झड़ना, ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये उस दूसरी लहर में जो उनको कोरोना हुआ था उसका साइड इफेक्ट है या फिर कोई और वजह है? और अगर साइड इफेक्ट है तो उसका कैसे निवारण करें? क्या दवा वो कुछ करना चाहिए खाने पीने पे, ये बताइएगा। सुधा जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है। आपने जो पूछा कि आपके जो संबंधी हॉस्पिटल में सेकंड वेव में एडमिट हुए थे और वो अब कोविड इलनेस से रिकवर कर गए, लेकिन उसके बाद उनको दिक्कत बनी रही, कुछ कुछ खांसी की, सांस की दिक्कत बनी रही और अभी भी वो कुछ सिम्टम्स उनको बने रहते। देखिए, जैसे आप ये बता रहे हैं, ऐसे हमने बहुत जो है मरीजों में ये प्रेजेंटेशन देखी है। इसको पोस्ट कोविड इलनेस कहा जाता है। मतलब कोविड से ठीक होने के बाद नॉर्मली आपको रिकवरी फेज में बाद में एक्सरे पे मॉनिटर करना होता है। अगर जरूरत होती है तो हम छाती के चेस्ट का सीटी स्कैन करा के एक बार देख लेते हैं कि कोविड के बाद। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे बढ़